कैसे एक रिश्ता हुआ तार तार, कैसे अवैध संबंध बना एक और जान का दुश्मन, और किस तरह एक पिकअप ट्रक ने इस केस में अहम रोल निभाया। इस बार मारने वाला कौन था, कोई अपना या पराया? आइए सुलझाते हैं इस केस की गुत्थी को। ये केस फाइल है भारत के हरियाणा के शहर पानीपत की, जहां 5 अक्टूबर 2021 की शाम सब कुछ नॉर्मल था। पानीपत लोगों की हंसी ठिठोली से गूंज रहा था, लेकिन तभी सुखदेव नगर इलाके में एक कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे विनोद के पास तेज रफ्तार से एक पिकअप ट्रक आता है और विनोद को जोरदार टक्कर मारकर बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद आसपास मौजूद लोग ट्रक को रोककर उसमें मौजूद ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और तुरंत ही पुलिस को इस घटना की खबर देकर दुर्घटना स्थल पर बुलाया जाता है। मौके की गंभीरता और विनोद की जख्मी हालत देखकर पुलिस ड्राइवर को, जिसका नाम दीपक था, उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जबकि आसपास के लोग विनोद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स विनोद की जान तो बचा लेते हैं, पर दोनों पैरों में हुए फ्रैक्चर की वजह से उसे बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। विनोद के साथ हुई इस घटना की खबर तुरंत विनोद के परिवार को भी दी जाती है और परिवार तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर विनोद को घर ले आता है और उसके बाद दीपक ड्राइवर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। लेकिन दीपक बताता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि उसके ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए थे, इसलिए ये सब हुआ। कोर्ट भी उसकी बात मानकर उसे कुछ दिन बाद जमानत पर रिहा कर देती है, जबकि विनोद कुछ दिन तक अपने घर ही रहकर आराम करता है। उसकी पत्नी निधि और दोनों बच्चे उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। विनोद बरारा की फैमिली अच्छी रईस थी। विनोद का सुखदेव नगर में कंप्यूटर कोचिंग सेंटर था। इसके अलावा वो कई सोशल वर्क्स भी करता रहता था, जिनमें गरीब लोगों की मदद करने से लेकर अनाथ बच्चों को फ्री कंप्यूटर कोचिंग देने तक की सुविधा थी। इसलिए विनोद किसी का भी बुरा नहीं था, बल्कि उसे सब बेहद पसंद करते थे। प्रोफेशन के अलावा विनोद की पर्सनल लाइफ भी काफी खुशहाल थी, क्योंकि विनोद की पत्नी निधि काफी केयरिंग और लविंग नेचर की थी, जिसने विनोद का हर कदम पर साथ दिया। इसलिए दोनों के बीच कभी क्लेश व लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और 5 अक्टूबर को हुए एक्सीडेंट के बाद तो निधि विनोद को लेकर और ज्यादा केयरिंग हो गई थी। फिर आया 15 दिसंबर 2021 का दिन, जो बरारा परिवार की खुशियों को उजाड़ने वाला था। एक्सीडेंट की घटना के ठीक 2 महीने बाद दोपहर के वक्त विनोद के घर में एक व्यक्ति घुसता है, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। इस वक्त जहां विनोद अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था, वहीं निधि किचन में खाना बना रही थी। अब क्योंकि घर का मेन गेट खुला हुआ था, इसलिए वो घुसपैठिया चुपचाप से घर में दाखिल होकर विनोद के कमरे में पहुंचता है और विनोद को देखते ही उस पर हमला कर देता है। विनोद की चीख पुकार सुनकर निधि जल्दी से कमरे की तरफ भागती है, पर दरवाजा लॉक था, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाकर पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाती है और कुछ ही देर में घर भीड़ से भर जाता है। पर दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण कोई भी विनोद की हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन एक खिड़की की मदद से जब ये अंदर झांकते हैं तो नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं कि बदमाश ने सबसे पहले विनोद को बेड से नीचे फेंका और फिर एक गोली कमर पर और एक गोली सर पर मार दी और फिर कमरा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन भीड़ ने उसे पकड़कर न सिर्फ खंबे से बांधा, बल्कि उसकी खूब अच्छे से खातिर तवाजी भी की। और ये बदमाश कोई और नहीं बल्कि दीपक ही था, जिसने पहले भी विनोद को अनगिनत चोटें दी थी। मारपीट करने के बाद तुरंत पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस भी कुछ ही मिनट में वहां पहुंच गई। लेकिन तब तक निधि और कुछ लोग विनोद को हॉस्पिटल ले जा चुके थे, जहां डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि ये अब दम तोड़ चुके हैं, क्योंकि दीपक ने विनोद के सर पर गोली मारी थी, जिससे बचना नामुमकिन था। इसलिए मौके पर ही विनोद की जान चली गई। जैसे ही निधि को विनोद की डेथ के बारे में पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मौके पर ही बेहोश हो गई। इधर पुलिस दीपक को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और जब उससे पूछताछ करती है तो दीपक खुलासा करता है कि वो कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर तो आ गया था, पर वो मुकदमा वापस लेने के लिए विनोद पर प्रेशर डाल रहा था। लेकिन विनोद और उसकी फैमिली ने उसकी एक नहीं सुनी और इसी गुस्से में उसने दिन दहाड़े घर में घुसकर विनोद की जान ले ली। यानी कि अब पुलिस के सामने कातिल भी था और कत्ल करने का मकसद भी। इसलिए पुलिस विनोद को मारने के जुर्म में दीपक पर मुकदमा दर्ज करती है और मामला कोर्ट में चलता रहता है, जबकि विनोद का परिवार भी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगता है
और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और 2024 में कोर्ट दीपक को कोई आधिकारिक सजा नहीं सुनाता है। इस तरह विनोद का केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन एक दिन पानीपत के सीनियर अफसर के पास एक मैसेज आता है जिसमें विनोद केस का खुलासा करते हुए कहा जाता है कि ये केस जितना सीधा और साफ दिख रहा है उतना है नहीं, बल्कि ये एक रची रचाई साजिश है जिसमें किसी अपने का हाथ है। ये मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला विनोद का भाई प्रमोद था, जिसने पुलिस को पहले भी ये बात बताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था और न ही परिवार वालों से कोई पूछताछ की। लेकिन अब नए सीनियर ऑफिसर अजित शेखावत से प्रमोद की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि वो विनोद के असली कातिल को जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि अजित शेखावत की ईमानदारी और समझदारी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। इसलिए प्रमोद ने इनसे ही मदद की गुहार लगाई और अजित शेखावत भी प्रमोद की मदद करने के लिए राजी हो गए। और फिर विनोद की केस फाइल दोबारा निकाली गई और अजित शेखावत ने इस केस से जुड़ी हर चीज को बहुत ही बारीकी से समझा और जाना। शुरुआत में तो इन्हें भी केस काफी सीधा सा नजर आया, जिसमें दीपक ने मुकदमा वापस न लेने के गुस्से में विनोद को मार डाला। लेकिन जब केस की गहराई को खंगाला गया तो एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने केस की दिशा ही बदल डाली। दरअसल अजित शेखावत को दीपक पर शक था, इसलिए उन्होंने दीपक की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक को खंगाल डाला और उन्हें पता चला कि विनोद के एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही दीपक ने पिकअप ट्रक खरीदा था, जबकि उसका काम ना तो ट्रक चलाने का था और ना ही माल ढोने का। तो फिर ट्रक क्यों खरीदा गया? इसके अलावा जब पुलिस ने दीपक के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो खुलासा हुआ कि दीपक के बैंक ट्रांजैक्शन में सुमित नाम के एक व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा था। यानी सुमित ने कई बार दीपक को पैसे भेजे थे, लेकिन क्यों? इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड में पुलिस को ये भी पता चला कि विनोद के एक्सीडेंट और कत्ल के दौरान दीपक ने सुमित से काफी देर बात की थी, पर क्यों की थी? क्या विनोद को मारने का प्लान इन दोनों का ही था? ऐसे कई सवाल पुलिस के दिमाग में आ रहे थे, जिनका पर्दाफाश करने के लिए सबसे पहले पुलिस सुमित की जानकारी जुटाती है, जिसमें पता चलता है कि सुमित एक जिम ट्रेनर है और उसकी बॉडी सप्लीमेंट्स की शॉप भी है। विनोद के एक्सीडेंट के बाद दीपक की जमानत कराने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सुमित ही था, लेकिन उसने दीपक की इतनी हेल्प क्यों की? ये बात पुलिस को खटक रही थी। इसलिए पुलिस सीक्रेटली सुमित के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट को खंगालने लगती है और जो आउटपुट सामने आता है उससे पुलिस भी सन्न रह जाती है। सुमित के बैंक रिकॉर्ड से लेकर कॉल हिस्ट्री तक में विनोद की पत्नी यानी निधि का नाम शामिल था। यानी निधि सुमित को ना सिर्फ जानती थी बल्कि उसके साथ लंबी लंबी कॉल पर बातें भी करती थी, वो भी रोज। इसके अलावा निधि ने सुमित को कई बार हजारों रुपए ट्रांसफर भी किए थे, जिसका मतलब था कि दोनों के बीच रिश्ता बहुत गहरा था, वो भी नाजायज रिश्ता। पुलिस भी सभी सबूतों को देखकर समझ जाती है कि विनोद के कत्ल में सिर्फ दीपक और सुमित ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि निधि का भी इसमें हाथ छुपा हुआ है। अब क्योंकि पुलिस के पास सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, इसलिए पुलिस तीनों को अपनी रडार पर लेकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुला लेती है। और जब विनोद के बारे में सुमित और निधि से पूछा जाता है तो दोनों साफ इनकार कर देते हैं कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस भी जानती थी कि हर मुजरिम की तरह ये दोनों भी खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए पुलिस निधि को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जब विनोद को मारा गया था। ये फुटेज उसी के घर की थी। इस फुटेज में दीपक घर में एंटर करता हुआ दिखता है, जबकि निधि किचन में खाना बना रही थी, लेकिन उसे पता था कि दीपक आने वाला है, इसलिए उसने मेन डोर को खुला ही रखा था। इसलिए दीपक के आते ही निधि को उसका पता चल जाता है और दोनों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं और फिर निधि खुद दीपक को विनोद के कमरे के पास ले जाती है ताकि वो उसे अपना शिकार बना सके। दीपक भी निधि की बात मानकर दबे पांव विनोद के रूम में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और उस पर हमला करना शुरू करता है, जबकि निधि खुद को साफ दिखाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। साजिश में फंसने से बचने के लिए पड़ोसियों को भी बुला लेती है और ये फुटेज पूरे केस में अहम रोल प्ले करती है। पर अफसोस 2 साल पहले हुई पुलिस की जांच में इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया और सरसरी सी जांच करके केस को रफा दफा कर अपना काम निपटा दिया गया। अगर उस वक्त अच्छे से जांच की जाती तभी विनोद के आरोपियों को सजा मिल सकती थी। फुटेज देखने के बाद निधि के पास भी खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे, लेकिन अब पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर उसने अपने ही पति को क्यों मरवा दिया।
इस पर निधि एक ऐसे खौफनाक और घिनौने राज से पर्दा उठाती है जिसकी कहीं ना कहीं पुलिस को भी उम्मीद थी। निधि की शुरुआती शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। प्यार करने वाला हस्बैंड था, घर में रौनक सजाने वाले 2 बच्चे थे और सारे शौक पूरे करने के लिए खूब सारे पैसे भी थे, जिनसे निधि एक अच्छी लाइफ गुजार रही थी। लेकिन फिर उसे अपनी हेल्थ को लेकर फिक्र सताने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना घर से थोड़ा टाइम निकालकर जिम ज्वाइन कर लिया जाए, और किस्मत से जिम भी उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। इसलिए 2021 में निधि ने जिम जाना शुरू कर दिया था, जहां उसका ट्रेनर बना सुमित, जो पर्सनली उसे ट्रेन किया करता था। और इस तरह दोनों रोजाना एक दूसरे के साथ 1-1.5 घंटा बिताते थे। शुरुआत में ये रिश्ता एक स्टूडेंट और ट्रेनर का था, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बढ़ने लगा और निधि को तो सुमित कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा था। अब क्योंकि निधि भी देखने में अच्छी थी, पैसे वाली थी, इसलिए सुमित भी उससे दूरी नहीं बना पाया और नतीजा ये हुआ कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए। हालांकि सुमित जानता था कि निधि शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है, लेकिन फिर भी उसने इस रिलेशनशिप को जारी रखा और दोनों जिम में तो साथ वक्त बिताते ही थे। इसके अलावा निधि घर पर भी सुमित से घंटों कॉल पर बातें किया करती थी और जैसे ही विनोद के घर आने का टाइम होता तो वो पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती थी। और यही एक गलती उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि कई बार विनोद ने जब हिस्ट्री डिलीट देखी तो उसे कुछ शक सा होने लगा। क्या कोई नॉर्मल इंसान डेली अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर सकता है? देखिए, ऐसा तभी किया जाता है जब कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन क्या? यही सवाल अब विनोद भी जानना चाहता था। इसलिए उसने एक दिन चुपके से निधि का मोबाइल चेक कर लिया और जब फेसबुक मैसेंजर पर निधि और सुमित की रोमांटिक चैट्स पढ़ी तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उसने निधि से सुमित के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। और पहली बार विनोद को पता चला कि उसकी वाइफ एक जिम ट्रेनर के साथ इश्क लड़ा रही है। इस बात से दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन विनोद ने निधि की इस करतूत को किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उसका गुस्सा एक तरफ था और निधि के लिए मोहब्बत और परवाह एक तरफ। इसलिए उसने ये बात सिर्फ अपने तक ही रखी और उसे फिर से एक मौका दिया। और यही विनोद की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि निधि आस्तीन का वो सांप बन चुकी थी जो अपने मतलब के लिए उसे भी निगल सकती थी, और उसने ऐसा ही किया। निधि और सुमित का रिश्ता काफी आगे बढ़ गया था, इसलिए दोनों ने फैसला कर दिया था कि वो विनोद को अपने रास्ते से ही हटा देंगे ताकि दोनों साथ रह सके। हालांकि निधि चाहती तो विनोद को तलाक देकर भी छोड़ सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसके पीछे भी एक वजह छुपी हुई थी। दरअसल विनोद ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ था और उसके पैसे फैमिली को तभी मिलने वाले थे जब विनोद की डेथ होगी। इन्हीं पैसों को पाने के लिए निधि ने विनोद को मारने की साजिश रची और सितंबर 2021 में इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दीपक नाम के एक शख्स को हायर कर लिया। सुमित और निधि चाहते थे कि विनोद की डेथ एक एक्सीडेंट लगनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक्सीडेंट का रास्ता अपनाया। अब क्योंकि ऐसे केसेस में पुलिस ड्राइवर को पकड़ लेती है, तो निधि ने दीपक को यकीन दिलाया कि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो वो ना सिर्फ उसे छुड़ाने के लिए कानूनी फीस देगी, बल्कि उसके परिवार का पूरा खर्चा भी उठाएगी। साथ ही इस काम के लिए निधि ने दीपक को पूरे 10 लाख रुपए भी दिए। बस फिर क्या था, इतनी बड़ी रकम देखकर दीपक ने भी विनोद को मारने का फैसला ले लिया और फिर निधि ने खुद उसे एक पिकअप ट्रक खरीद कर दिया, जिसकी मदद से उसे विनोद को मारना था। इस तरह पूरी प्लानिंग के बाद दीपक ने 5 अक्टूबर 2021 को विनोद को अपने ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे विनोद को चोट तो बहुत आई, पर किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, जबकि दीपक इसे ब्रेक फेल का रूप देकर जमानत पर बाहर निकल आया। लेकिन इतनी मेहनत के बाद सुमित और निधि अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया था कि विनोद को वो रास्ते से हटा कर ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक और फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिसमें तय हुआ कि दीपक समझौता करने के मकसद से घर आएगा और जब विनोद उसकी बात नहीं मानेगा तो इस बात का फायदा उठाकर दीपक उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेगा। इस तरह विनोद को मारने का दूसरा प्लान बनाया गया और 15 दिसंबर को दीपक ने दिन दहाड़े घर में घुसकर विनोद को गोलियों से छलनी कर दिया और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि इस केस की जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन दीपक ने जब अपना इकरार जुर्म कबूल कर कहा कि विनोद के मुकदमा वापस ना लेने की वजह से उसने विनोद को मारा है, तो पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन हो गया। और जब उन्होंने निधि को विनोद की याद में आंसू बहाते हुए देखा तो उन्होंने निधि पर जरा भी शक नहीं किया कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक हैवान छुपा हुआ है। इसलिए पुलिस ने केस की गहराई में उतरने के बजाय इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया
और फाइल को धूल चाटने के लिए अलमारी में सजा दिया। लेकिन प्रमोद की वजह से पूरा केस दोबारा खुल गया। दरअसल प्रमोद को भी शक इसलिए हुआ क्योंकि निधि ने विनोद की डेथ के कुछ समय बाद ही वो घर खाली कर दिया और अपने ससुर और बच्चों को लेकर एक नई जगह शिफ्ट हो गई थी। लेकिन क्यों? इसके जवाब में निधि ने सबको बताया कि उसके घर में उसे विनोद की यादें सताती थी, जिस वजह से उसका वहां रहना मुश्किल हो गया था। निधि की बात पर सबने विश्वास कर लिया क्योंकि निधि और विनोद एक परफेक्ट कपल के रूप में जाने जाते थे, जबकि असल मकसद तो सुमित से मिलना था। नए घर में शिफ्ट होने के कुछ समय बाद उसने अपने ससुर और बेटे को भी प्रमोद के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था और खुद छोटी बेटी के साथ अकेले घर में रहने लगी। इतना ही नहीं, उसने विनोद के बीमा के सारे पैसे भी अपने पास रख लिए थे और ससुर का अकाउंट भी खाली कर दिया था। सभी कांटों को रास्ते से हटाने के बाद निधि सुमित के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। उसके साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जाती थी, पर एक दिन कोई रिलेटिव इन दोनों को साथ में देख लेता है और ये खबर प्रमोद को भी दी जाती है। बस यहीं से प्रमोद का शक अपनी भाभी के ऊपर चला जाता है और ये शक तब यकीन में बदल जाता है जब कोर्ट में निधि दीपक को पहचानने से इनकार कर देती है, जबकि दीपक तो खुद उसके घर विनोद को मारने आया था। इस तरह प्रमोद अजित शेखावत की मदद से अपने भाई के कातिलों को जेल भिजवाता है और अब भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आपके हिसाब से इन दरिंदों को क्या सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी बीवियों का क्या अंजाम हो, इस पर भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।